हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था थोडोलाइट के बारे में। आपको मैंने बताया कि भाई थोडोलाइट क्या होता है, इसके कौन कौन से फंक्शंस इससे परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग, और क्या क्या इससे जो है इसके पार्ट्स होते हैं, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था और आपके साथ इसके सारे इंफॉर्मेशन साझा किए थे। और आज हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं कुछ और भी जो टेक्निकल टर्म्स रह गए होंगे, इन अगर इफ जो है कोई रह गए होंगे। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, इसे रीडिंग कैसे लेते हैं, और वर्नियर क्या होता है। इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। और लेकिन पहले सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम चैनल सब लोग ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। इसमें आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं, इसमें कोई कमी मत करिए, फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। ओके, तो टाइम को बिना लॉस किए हुए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डियर, जिसकी मैं बात कर रहा था। जो मैंने कल आपको पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको बोला था, बताया था कि टेक्निकल टर्म्स यूज्ड इन थोडोलाइट, उसी क्रम में दो और बचते हैं। स्विंग तो मैंने आपको बता दिया था कि स्विंग क्या होता है, ट्रांजिटिंग क्या होता है, सारे प्रोसेस क्या होता है, चेंजिंग फेस क्या होता है, टेलीस्कोप नॉर्मल क्या होता है, टेलीस्कोप इन्वर्टेड क्या होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन अभी दो उसमें और बच रहे हैं, जिसको पहला बोलते हैं लेफ्ट स्विंग। लेफ्ट स्विंग, जी हाँ, लेफ्ट स्विंग। और एक बचता है जिसे बोलते हैं राइट स्विंग। ठीक है, लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग। ओके डियर, लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग। ओके डियर, अभी लेफ्ट स्विंग क्या है कि जब हम अपने थोडोलाइट को, अपने सिस्टम को लेफ्ट हैंड साइड से रोटेट करते हैं, दैट इज लेफ्ट स्विंग। और जब इसी को हम राइट हैंड साइड से रोटेट करते हैं, दैट इज राइट स्विंग। या सीधे सीधे शब्दों में कह लीजिए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ओके ना, तो ये चीजें ये भी जरूरी है। अब मैं आपको वर्नियर के बारे में बताने जा रहा हूं। मैंने बोला था वर्नियर के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्नियर के बारे में। आपको वर्नियर के बारे में वैसे मैंने आपको उसमें बताया था, क्या नाम है जिसे बोलते हैं लेवलिंग। जब मैं लेवलिंग आपको पढ़ा रहा था तो मैंने वर्नियर के बारे में आपको बताया था। तो आज मैं वर्नियर के, वही चीज है, कुछ चेंज नहीं है, चीजें वही है, बस मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कशन आपको दे चुका हूं लेवलिंग वाले यूनिट में। ठीक है, तो वर्नियर एक एक्जुलरी स्केल होती है, एक सहायक स्केल होती है। जैसे कि मैंने बताया था थोडोलाइट में जो मेन स्केल होती है उसी के साथ एक जुड़ी हुई ये एक्जुलरी सहायक स्केल होती है, जिस पर मेन स्केल के फ्रैक्शनल डिवीजन तक रीडिंग हम ले सकते हैं, रीडिंग पढ़ी जा सकती है। मतलब मेन स्केल के जो वैल्यूज है, रीडिंग्स है, स्केलिंग है, उसके भिन्नात्मक भाग तक अपन लोग रीडिंग ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्नियर स्केल। कोण को, जैसा कि पता है थोडोलाइट का यूज जनरली कोण के लिए और भी वेरियस फंक्शन के लिए किया जाता है। तो कोण को बहुत अति परिशुद्धता से मेजर करने के लिए, रीडिंग्स जो भी हैं उनको बहुत एक्यूरेटली मेजर करने के लिए वर्नियर का अरेंजमेंट कराया जाता है। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ थोडोलाइट इज कॉल्ड वर्नियर थोडोलाइट। इसीलिए इसको वर्नियर थोडोलाइट के नाम से जाना जाता है डियर। तो ये फंक्शन था इसका वर्नियर का। वर्नियर बेसिकली, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि एक सहायक स्केल होती है, मेन स्केल के साथ जुड़ी होती है डियर। तो इसमें क्या होता है, ये जो है इस पर डिवीजन होते हैं, और जो डिवीजन है इसके, जो इसके डिवीजन है वर्नियर के जो है, ये जो दो टाइप्स के बेसिकली होते हैं। ये जो वर्नियर है आपके दो टाइप्स के होता है। एक बोलते हैं जो है डायरेक्ट वर्नियर, जिसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट वर्नियर, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं रिट्रोग्रेड वर्नियर या डबल वर्नियर, सॉरी हाँ रिट्रोग्रेड ही बोलेंगे, पश्चगामी वर्नियर। क्या बोलते हैं डियर? पश्चगामी वर्नियर, रिट्रोग्रेड वर्नियर। ओके डियर, रिट्रोग्रेड वर्नियर देखिए क्या होता है, बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट वर्नियर, सीधा वर्नियर जिसे बोलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स में आपको ये मिल जाएगा। मैंने लेवलिंग में जो आपको बताया था वही चीजें हैं जो मैं यहां पर दोहरा रहा हूं। तो डायरेक्ट वर्नियर क्या है कि डायरेक्ट वर्नियर सीधा वर्नियर होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मेन स्केल है, ये जैसे मान लीजिए मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, और इसके साथ जो हमारी वर्नियर स्केल है, ये वर्नियर स्केल अगर मान लें इसको हम वर्नियर स्केल, ठीक है, तो इस पर जो निशान होते हैं जो है, अब दो चीजें हैं डियर। जो वर्नियर के स्केल के निशान है उसका एक जो डिवीजन होगा, मतलब वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल या वर्नियर कह सकते हैं आप, इज जनरली लेस देन वन डिवीजन ऑफ
मेन स्केल। जी हाँ, वन डिवीजन ऑफ, एक मेन स्केल के एक भाग से वर्नियर का एक भाग जो होता है वो छोटा होता है जनरली। इस तरह से मान लीजिए अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में n है तो मेन स्केल में वो n-1 होंगे। जी हाँ, मेन स्केल में वो n-1 होंगे। सपोज दैट अगर 60 डिवीजन वर्नियर में है तो ये केवल 59 डिवीजन के मेन स्केल के डिवीजन के बराबर होंगे डियर। तो इसलिए इसको डायरेक्ट वर्नियर बोलते हैं। और इस जो है इसमें एक स्केल का निशान जो होता है मेन स्केल का, वो मेन वर्नियर स्केल के एक डिवीजन से जो है बड़ा होता है। रिट्रोग्रेड वर्नियर में इसी का अपोजिट कंडीशन है। इसमें जो होगा वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होगा वो मेन स्केल के डिवीजन से बड़ा होगा। यानी कि अगर वर्नियर के n डिवीजन है तो मेन स्केल के वो n+1 डिवीजन के बराबर होगा डियर। इसलिए ये इसको जो है रिट्रोग्रेड वर्नियर बोलते हैं। दूसरी बात क्या है कि सिंगल वर्नियर, और इसमें रीजन क्या है डियर कि जिस दिशा में आपका ये इसके निशान बढ़ेंगे, मेन स्केल के निशान बढ़ेंगे, है ना। मान लीजिए मेन स्केल के निशान इस दिशा में बढ़ रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर में, तो वर्नियर स्केल के भी निशान उसी डायरेक्शन में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वर्नियर स्केल मेन स्केल का निशान बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। जबकि इसमें रिट्रोग्रेड वर्नियर में क्या है कि जिस डायरेक्शन में जो है मेन स्केल के निशान बढ़ते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्नियर स्केल के निशान बढ़ते हैं डियर। और इसमें एक इंडेक्स मार्क होता है, सूचक जो होता है, जैसे कुछ इस तरह का एरो टाइप का मार्क होता है, उसको सूचक इंडिकेटर बोलते हैं। उस पर 0 निशान अंकित होता है, इस पर 0 निशान अंकित होता है डियर। और ये वर्नियर का इंडेक्स मार्क होता है, इस तरह से, ऐसे ये इस तरह से इंडेक्स मार्क होता है डियर। तो इसके जब एक तरफ निशान बने होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ओनली वन साइड और आइदर लेफ्ट और राइट, तो उस केस में इसको सिंगल वर्नियर के नाम से जाना जाता है डियर। जी हाँ, उस केस में इसको हम लोग सिंगल वर्नियर बोलते हैं। और अगर इंडेक्स मार्क के बोथ डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ अगर निशान बने हुए हैं डियर, तो हम उसको डबल वर्नियर के नाम से जाने जाते हैं। इसमें दोनों तरफ से अरेंजमेंट होता है रीडिंग पढ़ने का, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर भी। ठीक है। अब और जो इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना डियर, जो लीस्ट काउंट की मैं बात कर रहा हूं, लीस्ट काउंट, जी हाँ, लीस्ट काउंट जिसको अपन लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट जो इसका होता है डियर, आपको बता दूं मैं, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर अक्सर पूछा जाता है, इज द डिफरेंस, जी हाँ, इज द डिफरेंस बिटवीन वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल एंड ऑफ मेन स्केल डियर, है ना, मेन स्केल एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। जी हाँ, एंड वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, ये होता है डियर वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। मेन स्केल और वर्नियर स्केल के एक डिवीजन के अंतर को डियर लीस्ट काउंट बोलते हैं, अल्पत मापांक, शॉर्ट में एलसी लिखते हैं इसको। ये देखिए कैसे होता है, आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि मेन स्केल का डिवीजन एस है और वर्नियर स्केल का एक डिवीजन वी है, तो इन दोनों का जो अंतर एस माइनस वी होगा, दैट इज लीस्ट काउंट। और इसका जो वैल्यू होता है डियर, आपको बता दें मैं कि जैसे मान लीजिए अगर हमने टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में एन लिए हैं तो मेन स्केल में n-1 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, और वर्नियर में n हो जाएंगे। ये वर्नियर के लिए है, ये हमारा वर्नियर के लिए है, और ये हमारा मेन स्केल के लिए है डियर, मेन स्केल के लिए है। ठीक है। तो इस केस में जो लीस्ट काउंट होता है, एक्चुअली में वो जो लीस्ट काउंट आता है वो इज इक्वल टू आता है s/n, s/n, वेयर s इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन of main scale dear, division of main scale, and n is the total number of division on vernier scale या on vernier scale। ओके, वर्नियर, अभी इस बात को मैं प्रूफ करूंगा आपके सामने ये आता कैसे है। ठीक है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान दीजिए बहुत ध्यान से, जो है ये आता कैसे है। चलिए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीस्ट काउंट है ना, लीस्ट काउंट
ऑफ वर्नियर, ये आता कैसे है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। ये आता कैसे है, देखिए लेट मानना पड़ेगा हमें डियर, क्या मानना पड़ेगा, n इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। क्या है, वर्नियर स्केल। ओके, वर्नियर स्केल। अब ये हमने डायरेक्ट वर्नियर लिया है, तो मेन स्केल में ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n-1 हो जाएगा। n-1 इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जी हाँ, ऑफ मेन स्केल। और इसके बाद डियर s क्या है, s इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन है, एक भाग का मान है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डियर। ओके, और n v क्या है, v इज द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर। ओके, ऑफ वर्नियर। अब देखो भाई हमें करना क्या है इसमें, ये आएगा कैसे जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्नियर के n डिवीजन इस मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है कि नहीं। वर्नियर के n डिवीजन मेन स्केल के n-1 डिवीजन के बराबर है, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर में कितने हैं, n इंटू v है, तो n टोटल नंबर ऑफ एक डिवीजन का वैल्यू v है, तो n इंटू v टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और ये स्मॉलेस्ट डिवीजन का जो एक स्मॉलेस्ट मेन स्केल का जो एक डिवीजन है जो कि क्या है s, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन n-1, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि इसके n भाग इसके n-1 भाग के बराबर है, और इसके एक भाग की वैल्यू v है और इसके एक भाग की वैल्यू s है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इक्वल होगा। वेरी सिंपल। तो यहां से आप v की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। v की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, n-1 इंटू s अपॉन n। वेरी सिंपल, दिस इज इक्वेशन 2। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2। और लीस्ट काउंट के फार्मूले से आप जानते हो, लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या कहता है, लीस्ट काउंट का फार्मूला कहता है कि भाई लीस्ट काउंट इज इक्वल टू s माइनस v। दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ध्यान से देखिए, v की वैल्यू मिल चुकी है आपको, v की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में चलो भाई पुट कर देते हैं, तो देखते हैं क्या है, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू s माइनस v, और v की वैल्यू देखिए यहां पर हमें दी गई मिल चुकी है n-1 इंटू s अपॉन n। वेरी सिंपल, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, एलसीएम ले लीजिए, s इंटू n हो जाएगा, माइनस ये भी s इंटू n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस s हो जाएगा, डिवाइडेड बाई n। देखिए माइनस s है ना, ये प्लस s है, डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू s बाई n, ये s बाई n आ जाएगा, ये LC आ गया, मैं जिसकी बात कर रहा था। देखिए लीस्ट काउंट मिल गया हमें डियर, इज इक्वल टू s अपॉन n। और s क्या है डियर, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल है। क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डियर। जी हाँ, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डियर। क्या है, वर्नियर स्केल। वेरी सिंपल, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, नाउ प्रूव्ड हो गया ये, ठीक है। दिस इज हेंस ओके, हेंस ओके, ठीक है, हेंस ओके डियर। तो क्लियर है आई थिंक मेरे ख्याल से। तो इसी को बोलते हैं डियर लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। लीस्ट काउंट का डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे चुका हूं, और ये सारी चीजें आपको पहले से बताई जा चुकी हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको अब कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है कि जो है आपको मैं बताने जा रहा हूं एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का एडजस्टमेंट होता है, दो होता है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट, एक परमानेंट एडजस्टमेंट। जो डियर टेम्परेरी एडजस्टमेंट है उसको हमें हर नई सेटिंग पर, हर नई जगह पर अपना इंस्ट्रूमेंट सेट करने के लिए हमेशा आपको रिपीट करना पड़ेगा, हर नए स्टेशन पर। जबकि जो परमानेंट एडजस्टमेंट है वो तभी हम अप्लाई करते हैं जब जो फंडामेंटल एक्सिस हैं,
हमारे थ्योडोलाइट का, उनका जो रिलेशनशिप है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो अपनी ट्रू पोजीशन से डिस्टर्ब हो जाती हैं, उस केस में डियर हम अपने थ्योडोलाइट का परमानेंट एडजस्टमेंट करते हैं। एक कुशल सर्वेक्षक की पहचान वही होती है जो एक बेटर मतलब इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव होने के बावजूद उसको अच्छे से उसका टेस्टिंग करना जानता हो, उसका एडजस्टमेंट करके सही रिजल्ट, सही वैल्यू फाइंड आउट करना जानता हो, वो एक कुशल सर्वेक्षक की पहचान होती है। तो ये चीजें हैं, और मैं आपको परमानेंट एडजस्टमेंट अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आगे बताऊंगा इसको बाद में आपको। अभी हम लोग केवल सीखेंगे टेम्परेरी एडजस्टमेंट क्या होता है और कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कौन कौन से ऐसे मतलब जो है चीजें हैं जो हमें रीडिंग लेने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए, और जिनको अप्लाई करते हुए रीडिंग लेने से एरर्स हमारे काफी मिनिमाइज हो जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी, दैट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट। पहले एडजस्टमेंट बता दूं मैं आपको, फिर टेम्परेरी पे बात करेंगे ना। पहले एडजस्टमेंट बता दूं आपको, एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट, ठीक है। यहां पे थियोडोलाइट का मतलब डियर वर्नियर थियोडोलाइट से है, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। यहां पर थियोडोलाइट का मतलब वर्नियर थियोडोलाइट से है, ठीक है। ट्रांजिट थियोडोलाइट, वर्नियर थियोडोलाइट, ये इसी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो पहला है डियर टेम्परेरी एडजस्टमेंट, दैट इज टेम्परेरी एडजस्टमेंट, टेम्परेरी, that is temporary adjustment, another is permanent adjustment, that is permanent, पक्का है एकदम, मतलब ठीक है, इसको हम लोग मिटा, परमानेंट एडजस्टमेंट। टेम्परेरी एडजस्टमेंट हम लोगों को पढ़ना है अभी डियर, इसमें 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट इज लेवलिंग, सेकेंड इज सेंटरिंग, ठीक है, एंड थर्ड इज एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। अब ये सारी चीजें मैं आपको उसमें भी बता चुका था, किसमें, लेवल इंस्ट्रूमेंट जब पढ़ा रहा था, लेवलिंग पढ़ा रहा था, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड से मैं बताऊंगा आपको। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस डन बाय थियोडोलाइट फॉर द टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ सर्वेइंग, लेवलिंग, सेंटरिंग, एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। जो हमारा लेवल इंस्ट्रूमेंट है डियर, पहले हम लोग सेंटरिंग की बात कर लेते हैं। सेंटरिंग बता देता हूं, जो ये लेवल इंस्ट्रूमेंट है जिसको अपन लोग ग्राउंड में ये सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो हमने यहाँ पर ग्राउंड में जो हमने स्टेशन पैग फिक्स कर रखा है, इसका जो थियोडोलाइट का वर्टिकल एक्सिस है, जो हमारा जिसमें हुक लगा, जिसमें साहुल लटकाया हुआ, उसको स्टेशन पैग के ऊपर लाई कराना, वर्टिकल प्लेन में लाई कराना और वर्टिकल एक्सिस से पास कराना, दैट इज सेंटरिंग। वो सेंटरिंग है प्रोसेस। इसके लिए करते हैं क्या, इसकी जो ट्राइपॉड की लेग्स होती है उनका सहारा लेते हैं हम लोग, उनको एडजस्ट करते हैं, ठीक है, प्लम बॉब वगैरह से। इसमें जो हुक लगा होता मैंने दिखाई था आपको, ठीक है, थियोडोलाइट का जो पिक्चर देखिए, ये इसमें जो मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए, इसमें देखिए हुक लगा हुआ ना, यहाँ पर ये देख रहे हैं, हुक लगा हुआ, इसी में नीचे सस्पेंड कर देते, तो साहुल जो है इसका जो सेंटर पॉइंट है वो जो है ट्रांसमिट कर देता ऑन द ग्राउंड पर, जो हमने स्टेशन पर लगा। तो थियोडोलाइट के प्लम बॉब को कोइंसाइड कराना ऑन द ग्राउंड स्टेशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंटरिंग। वो सेंटरिंग है डियर, क्या है, सेंटरिंग उसी को बोलते हैं, ठीक है। अब सेंटरिंग, अब लेवलिंग क्या है, लेवलिंग का मतलब है कि हमारा जो थियोडोलाइट है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे हम लोग, जैसे प्लेन टेबल में करते थे ना, लगभग उसी तरह से थोड़ा मतलब चेंज है, मतलब उद्देश्य वही है हमारा कि हमारा इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं, ट्रू हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो कैसे करेंगे कि लेवलिंग जो है, जैसे कि इसमें 2 लेवल ट्यूब होती है, मैंने बताया था। एक एटीट्यूड लेवल होती है जो हमारे टेलीस्कोप के साथ में पैरेलल में लगी होती है, एक प्लेट लेवल होती है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है उसके पास लगी होती है, वो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगी होती है। जैसे टेलीस्कोप की लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब के साथ में पैरेलल में जो लगी होती है वो एटीट्यूड लेवल होती है। अगर ऐसे जा रही है तो प्लेट लेवल जो उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इस तरह से जाएगी 90 डिग्री पर, राइट एंगल पे। तो उसका यूज भी होता है, बेनिफिट भी मिलता है हम लोगों को। देखिए कैसे,
करते क्या है कि जो डियर इसका थियोडोलाइट है हमारा, थियोडोलाइट का जो सेट करते हैं इसको ग्राउंड पर जब आपने इसको सेट कर लिया, सेंटरिंग कर लिया, तो इसका जो बबल है उसको सेंटर में लाते हैं। अब देखिए सेंटर में कैसे लाते हैं, ये जो इमेज आप देख रहे हैं यहां पर, ये जो इमेज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, ये देख रहे हैं। अब यहां पर प्लेट के पास देखिए ये बबल टी एक क्रॉप पे प्लेट लेवल लगी हुई है, यहां पर एक प्लेट लेवल लगी हुई है, ठीक है, प्लेट लेवल लगी हुई है। तो यही इसी का जो बबल है ये ट्रांसफर डायरेक्शन में होता है, ये देखिए ट्रांसफर डायरेक्शन में ये जो एटीट्यूड लेवल है, ये एटीट्यूड बबल ट्यूब है, और ये देखिए प्लेट लेवल है, दोनों एक दूसरे से ट्रांसफर डायरेक्शन में। और इनको हम इसमें जो बबल होता है इसको अपन लोग को सेंटर में लाना है। सेंटर में किससे लाएंगे? विद द हेल्प ऑफ लेवल स्क्रू, फुट स्क्रू, जो आपको यहां पर नजर आ रहा है, जो मैं यहां पर आपको शो कर रहा हूं, जो इनको बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं लेवल स्क्रू और फुट स्क्रू, इन्हीं को बोलते हैं डियर। तो इसको एक साथ इनवर्ड या आउटवर्ड घुमाते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ घुमाते हैं डियर। तो ये बबल सेंटर में आता है अपने। तो पहले काम हम लोगों को क्या करना है कि इस टेलीस्कोप को किन्हीं भी 2 फुट स्क्रू, क्योंकि 3 फुट स्क्रू रहेंगे इस तरह से, 3 फुट स्क्रू रहेंगे डियर, और तीनों फुट स्क्रू में से किसी भी एक, किसी भी 2, मान लीजिए इस तरह से, तो हम टेलीस्कोप के इन 2 फुट स्क्रू के पैरेलल कर ले रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, किन्हीं भी 2 फुट स्क्रू के पैरेलल करते हैं। और पैरेलल करने के बाद अब भाई जब ये एटीट्यूड लेवल वाला जो लेवल ट्यूब है वो पैरेलल हो जा रहा है इन 2 फुट स्क्रू, तो जो इसके प्लेट लेवल है जाहिर सी बात है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी ना, इस तरह से इसका बबल ये हो गया और इसका बबल ये हो गया, हुआ कि नहीं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लॉन्गिट्यूडनल जो एटीट्यूड लेवल है बबल ट्यूब है, इसका जो बबल है इसको हम सेंटर में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फुट स्क्रू, लेवल स्क्रू। ये जो इनके पैरेलल हमने इसको किया, इनको एक साथ अंदर या बाहर की तरफ घुमा, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अंदर घुमाएंगे तो बबल दाएं भागेगा, बाएं बाहर घुमा की तरफ घुमाएंगे तो बाएं भागेगा। लेकिन 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 ये काम आपको करते हुए बहुत ध्यान देना है, बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि दोनों ही फुट स्क्रू को आपको एक साथ इनवर्ड या आउटवर्ड रोटेट करना है, एक साथ अंदर या बाहर की तरफ, ऐसा नहीं आगे पीछे। तो इससे क्या है कि ये जाम हो सकता है, इंस्ट्रूमेंट आपका जाम हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए ये चीज आपको करना है कि एक साथ अंदर या बाहर की तरफ आपको घुमाना है, ठीक है डियर, एक साथ अंदर या बाहर की तरफ घुमाना है, और घुमाएंगे तो ये बबल सेंटर में आएगा। अब चलो भैया ये काम तो हो गया अपना, अब बबल सेंटर में आ गया, अब क्या करेंगे कि जो प्लेट लेवल है इसका बबल, इसको भी तो सेंटर में लाना है डियर, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, एक दूसरे से 90 डिग्री पर प्लेस्ड होते हैं। तो इसको, जिसका जो बबल है इसको हम लोग इस तीसरे वाले फुट स्क्रू से, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, तीसरे वाले फुट स्क्रू की मदद से डियर इसको हम सेंटर में लाते हैं। तो इसको भी रोटेट करेंगे, अब सेंटर में आ गया। हो सकता है कि जब आप इसको तीसरे वाले को इससे बबल सेंटर में लाएंगे तो हो सकता है डियर कि ये अपने सेंटर से भाग जाए। अब जब ये अपने सेंटर से भागने लगेगा तो इसको फिर पकड़ के लाएंगे विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फुट स्क्रू की मदद से, ठीक है, इन दोनों की मदद से इसको फिर पकड़ के लाएंगे, ठीक है, ये काम करना है हम लोगों को, फिर पकड़ कर लाएंगे, और यही प्रोसेस हमें रिपीट करना है अंटिल, जब तक कि जब हमारे सेंटर में आ गया, फिर इसको कर लिया। अब इसको पूरा रोटेट, एक क्षैतिज समतल में 180 डिग्री 360 डिग्री घुमा के चेक करेंगे, घुमा के चेक करने के बाद फिर देखेंगे बबल सेंटर में है कि नहीं, अगर फिर भाग रहा है फिर ये पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो ये प्रोसेस रिपीट करना है, और फिर रिपीट करके फिर चेक करेंगे, फिर देखेंगे बबल सेंटर में आ रहा है, तब जाके हम इंश्योर होंगे कि दैट इज लेवलिंग हैज बीन डन। लेकिन ये प्रोसेस आपको तब तक रिपीट करना है जब तक कि इसका बबल सेंटर में ना जाए, और घुमाने के बाद फिर से जो है अपनी प्राइमरी पोजीशन में लाने पर ये इसका बबल सेंटर में ना हो, तब जाकर आपको ये लेवलिंग कंप्लीट होगा डियर। ओके, क्लियर होगा आई थिंक मेरे ख्याल से। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आज गए भाई कहां पर, हम लोग आ गए नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स। एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स या लंबन का निराश, लंबन का दोष होता है क्या कि जब टेलीस्कोप से हम, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा चुका हूं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, इसलिए जो है तो आपको ये बहुत, क्योंकि लेवलिंग के लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं प्रॉपर वे में, इसलिए आप उनसे भी उनमें भी देखेंगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे इनके बारे में। तो एलिमिनेशन ऑफ पैरेलैक्स में क्या होगा कि जो है जो लंबन होता है, लंबन का मतलब जो टेलीस्कोप से देखने पर जो लक्ष्य होता है, जो क्रॉस हेयर होते हैं, हमारी जो टेलीस्कोप है, ये हमारी टेलीस्कोप हो गई ना, सॉरी ये जो हमारी टेलीस्कोप हो गई डियर, ये जो टेलीस्कोप हो गई हमारी, ये आई पीस हो गया, डायफ्राम हो गया, ये ऑब्जेक्ट पीस हो गया।
तो टेलीस्कोप से देखने पर जो लक्ष्य है हमारा, जो उसकी इमेज जो डायफ्राम ऑब्जेक्ट से होकर डायफ्राम पे बनती है और आईपीस पे हम देखते हैं, वो जब धुंधली दिखती है, साफ नहीं दिखती है, क्रॉस हेयर जो होते हैं वो साफ नहीं दिखते हैं, वो इन सब दोषों को, या ऑब्जेक्ट दिखता तैरता हुआ नजर आता, मूव करता हुआ नजर आता होता है डायफ्राम पर, क्रॉस हेयर जो है स्पष्ट नहीं दिखते हैं, तो इसी सब दोषों को लंबन दोष बोलते हैं, पैरालेक्स बोलते हैं, और इनको जो दूर करने की प्रक्रिया होती है उसको एलिमिनेशन ऑफ पैरालेक्स बोलते हैं, लंबन दोष का निराश बोलते हैं डियर। और ये कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं, ये करते हैं ऐसे कि पहले तो आईपीस के द्वारा करते हैं, पहला काम आईपीस, एडजस्टमेंट बाय आईपीस। आईपीस से क्या करते हैं, जो क्रॉस हेयर है वो आपको स्पष्ट दिखना शुरू होते हैं। आईपीस ये जो है इसका जो इसको फोकस करते हैं, घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, तो इस पहले बात तो आपको क्रॉस हेयर स्पष्ट दिखना शुरू होंगे। जब क्रॉस हेयर स्पष्ट दिखना शुरू होंगे तब आपको अब दूसरा काम करना है कि ऑब्जेक्ट का जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज बन रहा है, उसको हमें क्लियर होना चाहिए। तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकसिंग स्क्रू, एडजस्टमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस ना, ऑब्जेक्ट लेंस डियर, फोकसिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस की मदद से डियर हम लोग क्या करते हैं, फोकस करते हैं, टेलीस्कोप का फोकस करते हैं डियर। और फोकस करने पर आपको ये जो है ऑब्जेक्ट का जो इमेज है जो डायफ्राम पे बनता है और आईपीस के थ्रू आपको दिखता है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। तो ये सारे प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको इसमें होनी चाहिए। ओके डियर, अब हम लोग रीडिंग लेने के लिए जा रहे हैं, मतलब थोड़ोलाइट से रीडिंग लेने जा रहे हैं। तो क्या किया जाए ऐसा, पहली बात, अब रीडिंग लेने के दौरान कुछ हमें प्रिकॉशंस अप्लाई करनी पड़ेंगे। प्रिकॉशंस should be applied before taking observation by theodolite, before taking observation by a theodolite, क्या क्या ऑब्जर्वेशन आपको, क्या क्या प्रिकॉशंस अप्लाई करना पड़ेगा। पहला काम ये करते हैं डियर, इसमें मतलब जब आप थोडोलाइट से रीडिंग लेने जा रहे हैं उसके पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां ऐसी बरतनी है जिससे एरर्स बहुत कम हो जाए, रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिले, इफेक्टिव मिले। तो पहला काम ये करते हैं कि जो हमारा जो हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है जिस पर दो वर्नियर लगे, तो डायमेट्रिकली वर्नियर ए और वर्नियर बी, ठीक है, मेन स्केल और ये वर्नियर स्केल, इस पर जो निशान बने होते हैं और ये डायमेट्रिकली होते हैं, 0 पर एक निशान 180 डिग्री पर होता है, डायमेट्रिकली अपोजिट प्लेस होते हैं। वर्नियर से हम रीडिंग पढ़ते हैं इस पर, ये ग्लास मैग्नीफायर भी लगे तो, और इस पर जो है और जूम करके बड़ा करके हमें रीडिंग देता है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए कि दोनों वर्नियर्स का रीडिंग नोट करना चाहिए, दोनों वर्नियर्स का रीडिंग नोट करके, और एक से अधिक पाठ्यांक, जी हाँ, दोनों वर्नियर्स के रीडिंग नोट करके और एक से अधिक पाठ्यांक लेकर उनका औसत लेने से, जी हाँ, उनका एवरेज लेने से डियर, जो ड्यू टू एसेंट्रिसिटी, प्लेटों की उत्केंद्रता के कारण जो त्रुटि होती है उसका स्वतः निराश हो जाता है, वो उसका अपने आप एलिमिनेशन हो जाता है डियर। क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है, स्वतः निराश हो जाता है। पहला काम ये डियर। और दूसरा काम आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, दूसरा काम ये करना है कि जो वर्नियर है उसको मेन स्केल के डिफरेंट निशान पर, उसको मेन स्केल के डिफरेंट निशान पर सेट करके रीडिंग एक से अधिक पाठ्यांक लेने और उनका औसत मान लेने से इनकरेक्ट ग्रेजुएशन के कारण, जी हाँ, इनकरेक्ट ग्रेजुएशन, प्लेटों पर जो इस पर ग्रेजुएशन होते हैं, अगर इनकरेक्ट ग्रेजुएशन के कारण कोई त्रुटि है तो उनका भी स्वतः निराश हो जाएगा, स्वतः एलिमिनेशन हो जाता है। ये तो ड्यू टू इसेंट्रिसिटी था डियर, और ये आपका इनकरेक्ट ग्रेजुएशन हो गया। तीसरा काम आपने क्या करना है, तीसरा काम ये करना है डियर कि आपका ये हो गया इसेंट्रिसिटी वाला, इनकरेक्ट ग्रेजुएशन वाला। तीसरा काम ये हो गया कि एक लेफ्ट स्विंग और दूसरा राइट स्विंग, एक लेफ्ट स्विंग एंड दूसरा डियर राइट स्विंग, दोनों तरफ से ऑब्जर्वेशन लेने पर, उनका एवरेज लेने पर कर्षण के कारण, जी हां, कर्षण मतलब ड्यू टू ड्रैग,
कर्षण के कारण अगर कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसका भी स्वतः निराश हो जाएगा, लेकिन आपको ये चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग करके। चौथी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि फेस चेंज करके, एक बार लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरी बार फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन और दूसरी बार फेस राइट ऑब्जर्वेशन, फेस राइट ऑब्जर्वेशन ले करके दोनों का एवरेज लेकर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होगी डियर, जो भी मतलब त्रुटियां हैं ड्यू टू परमानेंट एडजस्टमेंट, केवल एक त्रुटि को छोड़ करके, वो एक त्रुटि वो ये है कि हमारे ऊर्ध्वाधर अक्ष जो हमारे एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल है उसके परपेंडिकुलर होना ना होने के कारण जो त्रुटि, केवल इस एक त्रुटि को छोड़ करके बाकी जितनी भी त्रुटियां हैं वो अपने आप ही उनका निराश हो जाता है, वो अपने आप ही उनका एलिमिनेशन हो जाता है फेस लेफ्ट और फेस राइट ऑब्जर्वेशन लेकर के जो वैल्यू आएगी उनका औसत लेने पर। इस तरह से आप कई मान ले सकते हैं और उनका फिर औसत ले सकते हैं। ये तो एक रीडिंग हो गई, इसी तरह से कई रीडिंग ले लीजिए और फिर उनका औसत ले लीजिए। तो इससे क्या होगा कि जो भी मतलब एरर्स होती हैं ड्यू टू परमानेंट एडजस्टमेंट, ड्यू टू लैक ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट, मतलब परमानेंट एडजस्टमेंट की कमी के कारण, ठीक है, वो जो है उनका स्वतः निराश हो जाता है केवल एक कमी छोड़ करके कि हमारी एक्सिस ऑफ प्लेट लेवल परपेंडिकुलर नहीं है वर्टिकल एक्सिस के, बाकी सारी एरर जो है एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन थी डियर जो मैंने आपको बताई है और इनको बहुत जरूरी आप प्लेस करेंगे, ये आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे ये आपके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्न में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल, मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट के, अब हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना सीखेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड या जनरल मेथड, रिपीटेशन मेथड, रिट्रेशन मेथड, आवृत्ति विधि, पुनरावलोकन विधि, 2-3 मेथड है, उन सभी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिंदास बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके लिए आप लेकिन जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उनको एक प्रॉपर वे में, रेगुलर वे में तैयार करिए, ओके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।